नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि भाई असली जादू वो मसालों में नहीं बल्कि नीयत में होता है। तो चलिए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि आखिर ये करुणा, ये मकसद, इनकी ताकत होती क्या है। तो देखिए, कहानी का सेंटर पॉइंट है भोगराज वैद्य ढाबा। एक तरफ है इसका वो सुनहरा अतीत, जब लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि अपनी बीमारियों का इलाज कराने भी आते थे। और फिर दूसरी तरफ है इसका आज का हाल, एक ऐसा ढाबा जो बस बंद होने ही वाला है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। और इस पूरी गिरावट के बीच में फंसा है शंकर, ढाबे का नौजवान वारिस। उसे विरासत में दुकान तो मिल गई, पर वो आत्मा नहीं मिली, वो रूहानी दौलत नहीं मिली जिसने इस ढाबे को इतना बड़ा बनाया था। वो बस अपने परिवार के इतिहास के बोझ तले दबता जा रहा है। और देखिए, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शंकर के पिता खुद उससे कहते हैं बेटा कोई और शौक ढूंढ ले, क्योंकि वो ढाबा तो अब थोड़े दिन का और रह गया है। अब जरा सोचिए, ये बात सुनकर शंकर को कैसा लगा होगा। ऐसा लगता है मानो उम्मीद की सारी किरणें बुझ गई हों। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जो हीरो को उसके असली सफर पर भेजता है। शंकर के लिए यह मोड़ एक दर्द भरी गुहार बनकर आया, एक ऐसी आवाज जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। होता यह है कि शंकर की दुनिया उस वक्त कांप जाती है जब एक गरीब माँ अपने बेहद बीमार बच्चे को गोद में लिए उससे खाने की भीख मांगती है। बच्चे का चेहरा पीला पड़ चुका है, वो एकदम बेजान सा है। और यही वो पल था जब शंकर को अपनी परेशानियों से कई ज्यादा बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। शंकर बच्चे की हालत देखकर एकदम घबरा जाता है, तो वो माँ एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, इसका इंतकाल तो उसी दिन हो गया था जब ये गरीब के घर में पैदा हुआ। ये शब्द बस कलेजा चीर देते हैं और कहानी के इमोशनल कोर को सामने लाते हैं। और फिर वो माँ एक ऐसी बात कहती है जो शंकर के जहन में हमेशा के लिए बैठ जाती है। वो कहती है, इस दुनिया में जीने का हक सिर्फ पैसा देता है। अब यही वो नैतिक सवाल बन जाता है जिसका जवाब शंकर को अपनी यात्रा में खोजना है। तो इस घटना से परेशान होकर जब शंकर घर लौटता है तो कहानी में जादू की एंट्री होती है। अब जवाबों की तलाश शुरू होती है और हर हीरो की तरह शंकर को भी एक गाइड मिलता है। लेकिन ये गाइड कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खास चीज है। उसी रात परिवार की एक पुरानी विरासत, एक करछी, हैरान परेशान शंकर से बातें करने लगती है। हाँ, एक बोलने वाली करछी। ये एक क्लासिक हीरो की यात्रा का वो मोड़ है जहां उसे एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल गाइड मिलता है। शंकर करछी से पूछता है कि आखिर उसके दादा परदादा खाने में ऐसा क्या डालते थे, और करछी उस राज से पर्दा उठाती है। वो नाम है सप्तधारा रस। इस नाम के साथ ही एक रहस्य और एक मकसद दोनों जन्म लेते हैं। तो ये सप्तधारा रस आखिर है क्या चीज? देखिए, ये नीरमंडल नाम की एक छुपी हुई जगह से लाया गया 7 रंगों वाला एक दिव्य रस है। कहते हैं कि ये उन्हीं तत्वों से बना है जिससे जीवन देने वाली संजीवनी बूटी बनी थी। तो अब शंकर की खोज को एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली मकसद मिल चुका था। करछी शंकर को उसके परदादा की पुरानी रेसिपी बुक मेरी रसोई तक ले जाती है, और यहीं नीरमंडल तक पहुंचने का रास्ता एक पहेली में छिपा हुआ है। ये पहेली उसे सीधे अपने पूर्वजों के ज्ञान से जोड़ती है। और पहेली कुछ ऐसी है, पाताल से थोड़ा ऊपर और पानी के थोड़ा नीचे, जहां जड़ आसमान में होगी और पत्ते पत्तियां जमीन पर, वहीं जीवन मिलेगा तुम्हें अष्टभुजाओं को जीतकर। अब ये पहेली सिर्फ शंकर के लिए नहीं, हम सबके लिए भी एक चुनौती है। चलिए, अब हम शंकर की यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से में पहुंचते हैं। वो जगह है नीरमंडल की जादुई दुनिया, जहां उसे अपनी काबिलियत साबित करनी है। और ये सिर्फ एक बाहरी सफर नहीं है, ये उसके अंदर की भी एक परीक्षा है। पहेली को सुलझाते हुए शंकर गांव के एक तालाब में कूदता है और पहुंच जाता है एक जादुई दुनिया में, नीरमंडल में। ये जगह औषधियों और सब्जियों की दिव्य महक से भरी हुई है, और यहीं उसकी असली परीक्षा होनी है। उसकी परीक्षा ताकत की नहीं बल्कि उसके चरित्र की है। देखिए, पहला कदम, उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अमीर ग्राहकों के लिए खाना बनाओ। दूसरा कदम, वो खिड़की के बाहर भूखे, प्यासे, लाचार गरीबों के चेहरे देखता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, वो मुनाफे की पुकार को अनसुना कर देता है और सारा का सारा खाना उन गरीबों में बांट देता है। परीक्षा पास करने के बाद
उस रस का रक्षक एक ऑक्टोपस शंकर से एक आखिरी सवाल पूछता है। वो पूछता है, तुम ये जादू क्यों चाहते हो? ये सवाल शंकर की नीयत की गहराई को परखने के लिए था। और शंकर का जवाब उसके पूरे बदलाव को सामने रख देता है। वो कहता है, अपनी शांति के लिए, ताकि रात को वो भी और मैं भी चैन से सो पाऊं। ये एक पूरी तरह से निस्वार्थ जवाब था, जो साबित करता है कि वो इस जादू का असली हकदार है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। शंकर अपनी दुनिया में वापस लौटता है, लेकिन वो अब सिर्फ एक ढाबा मालिक नहीं है, वो एक नई विरासत का रखवाला है। शंकर घर तो वापस आता है, लेकिन किसी जादुई मसाले के साथ नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए एक नए मकसद के साथ। उसका नजरिया अब मुनाफे से सेवा की ओर पूरी तरह से 180 डिग्री घूम चुका है। वो घर आकर अपने पिता से कहता है, आज गांव के सभी गरीबों का भोज होगा, क्योंकि मुझे अब शांति से सोना है। ये ऐलान उसके नए संकल्प को दिखाता है और उसे उसकी पिछली बेचैनी से भी जोड़ता है। और उसका सबसे पहला काम होता है उस माँ और बच्चे को ढूंढना। वो लड़के को अपने हाथ से खाना खिलाता है और वो तुरंत ठीक हो जाता है। कहानी का चक्र पूरा होता है। ढाबे का असली जादू अब वापस आ गया था। तो आखिर में सवाल वही है, असली जादुई सामग्री क्या थी? क्या वो सच में सप्तधारा रस था, या फिर करुणा, सेवा और एक नेक नियत? ये सवाल हमें इस कहानी के सबसे गहरे संदेश पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि असली जादू असल में हमारे अंदर ही होता है।